अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉइंट विद सज्जाद मीर। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं सज्जाद मीर साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर सबसे पहले शो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं, कल हमने प्रोग्राम में आपने हमें बताया था कि जो आर्मी चीफ हैं वो सऊदी अरब के जो दौरे पे गए हुए हैं वहाँ कुछ खास मकासद लेके गए और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से एक बात सामने आई है कि वो $10 बिलियन तक अपना जो रिजर्व्स में पाकिस्तान के उन्होंने स्टेट बैंक के पास पैसे रखे हैं वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं 5 बिलियन से 5 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट के बारे में पाकिस्तान के अंदर सोच रहे हैं, तो तकरीबन $10 बिलियन का मजीद पैकेज है। आपके पास बड़ी खबर थी, आपने बड़ी देखिए, बात खबर बताई। कोई नहीं है। बात यह है कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो होता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, चाहे ये हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हों या इससे पहले बाजवा साहब हों या उससे पहले राहील शरीफ हों। कोई उनका सऊदियों का चेहरा नहीं होता, वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। और सऊदी की सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल जो हैं एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के साथ अटैच है वो। तो इसलिए वो आर्मी चीफ का जाने का मतलब होता है कि हम वो उस तरफ से बात तो जब शहबाज शरीफ गए थे उस वक्त एक तरफ की तय हो चुकी थी कि सऊदी अरब ने बता भी दिया था IMF को कि हम पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हमारा दोस्त है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये अंडरस्टूड था कि हमें एड वहाँ से भी आएगी। और जिसको हम डोनर कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये बहस हो रही है कि अब उसका नाम डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि क्लाइमेट क्लाइमेटीज इन पाकिस्तान वगैरह को रख दिया गया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। दुनिया ने इस वक्त एक तो दुनिया वैसे ही इस वक्त डोनेशन देने की कैफियत में नहीं है। जी, दुनिया भर में एक इन्फ्लेशन का बाजार है, कसाद इन्फ्लेशन का बाजारी है, देखने में आ रही है। सात बाजारी देखने में आ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। रूस और उसकी उनकी जंग जंग की शुरू है, वजह से। ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से है। लेकिन इस बात की तवक्को थी कि उसके बावजूद भी जो वो सोए हुए लोग थे उनको एक अंदाज़ा था कि शायद पाकिस्तान का मसला तय हो गया है। उनको ये बताना ज़रूरी था कि ये मसला वो हुआ। और देखें, पैसे वहाँ से भी आए हैं, अखबारों की खबरें हैं। तो ये कहता है ये कर्जा है, वो नहीं है, एड नहीं है। एड नहीं। ओ भाई, कशकोल लेके गए हो आप, भिकमंगे हो, खुद कहते हो कि कशकोल लेके जाके ची ची करते हैं, मीमी करते हैं। और अगर वो कर्जा लेकर आते हैं तो आप कहते हैं चलो कर्जा, ये एड नहीं है। यानी कि आपके दिल में तो यही था कि ये कोई भीख झोली में डाल के लेके आएंगे। ऐसे हम पैसों की आर्जी जरूरत है। और अब ब्लूमबर्ग जैसे ये कहा कि डिफॉल्ट होने की नहीं है। 2024 तक वो कह रहे हैं कि 2024 2024 की। अप्रैल में हमने जी, एक बड़ी पेमेंट देनी है उस। देनी है। उसका वो रीशेड्यूल हो सकती है, रीशेड्यूल हो सकती है, उस वक्त तक और पैसे आ सकते हैं। उस वक्त तक उन्हें कहने का मतलब, सलाह का मतलब है कि हम IMF के पास फिर जाएं। ठीक है, ये कशमकश हमारी जारी है। हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसियाँ चलाएं। वो जैसे सीपैक की इस तरह इंडिपेंडेंट थी, उस वक्त IMF में नहीं थे। हमें IMF वापस लाने के लिए मैंने कल भी कहा था कि जी, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं ये। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होते तो क्या करेंगे? ना इमरान कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। पैसे नहीं है आपके पास। एक्सपोर्ट करें जी, कहते हैं बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? क्या एक्सपोर्टेबल आपके पास? कॉटन की फसल आपकी तबाह हो गई थी, वही आपकी टेक्सटाइल की सनत जो थी। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन, कितने $1 बिलियन की हम कॉटन इंपोर्ट जी, करते हैं अपनी टेक्सटाइल की जी, इंडस्ट्री के। गन्ना लगाना शुरू कर दिया था हमने। जी, हमारी पॉलिसी भी कमाल है। जहाँ जहाँ कमाल के कपास उगती थी वह गन्ना लगाना शुरू कर दिया। बारिशों ने वो कपास जो थी सिंध की सारी तबाह कर दी। गंदम की फसल वहाँ लग सकती, चावल की फसल वहाँ तबाह हो चुकी। अब हम गंदम की फसल का इंतजार कर रहे हैं, कुछ आ जाए, जहाँ से आ जाए, कुछ हो जाए, ताकि हम अब वो भी हम बाहर से मंगवानी पड़ रही है। जी, रशिया से आई है अभी, जो यूक्रेन से हमने खरीदी है, वो रशिया अब वो पहुंची है। गंदम पहुंची है। ये सारी सूरत पैसा ही नहीं है ना आपके पास में। भी सर ये, लेकिन ये देखें ना, कुछ हमें पैसे मिले और अच्छे खासा, मतलब एक हाँ। बड़ा फिगर है। हम 16 बिलियन की हमारी डिमांड थी कि हमें 16 बिलियन दिया जाए। उसके अगेंस्ट तकरीबन हमने ये कहा था कि हाफ हम इसमें से खुद जो 16 बिलियन की काम करने होंगे उसमें से दे देंगे और हाफ जो है वो हमें जो डोनर्स थे वो दे दें। तो उन्होंने दे दी, जितनी हम डिमांड उनसे कर रहे थे, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि सियासत जो पाकिस्तान की है उसमें इस तरह दिखाया गया, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो कशकोल और ये सारी बातें, तो उसके खिलाफ भी बातें की गई कि जैसे ये शायद पैसे पाकिस्तान आने ही नहीं है। मतलब ये जो पैसे हैं वो एक हुकूमत के लिए तो नहीं आ रहे ना, कि मुस्लिम देखा लीग मैं नून या कहता हूँ ये पीडीएम की जो हुकूमत जो के लिए तो नहीं है। IMF के पैसे थे ना, वो कहते जी इन्होंने ये कर दिया। वो भाई वो कहते हैं कि इन्होंने दस्तखत तो उन्होंने किए थे। और जो स्टेट दस्तखत करती है उसको ऑनर करना पड़ता है। दस्तखत करके आपने तोड़ दिया, ये जी तो बिल्कुल, थोड़ी। अगर डिफॉल्ट करेगी तो उसे नून लीग तो नहीं डिफॉल्ट करेगी, जी, पाकिस्तान का जी। डिफॉल्ट हो और जाएगा, तो उसमें सबका नुकसान है। IMF के पैसे जो होते हैं खर्च करने के लिए नहीं होते, वो आपके रिजर्व के लिए होते हैं। जी, स्ट्रक्चरल वर्ल्ड रिफॉर्म्स के वर्ल्ड लिए बैंक होते हैं, आपको पैसे देता है किसी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट्स लिए, के लिए। उसके लिए IMF नहीं देता। IMF तो बैंक ऑफ बैंक से आपके बैंकों में रिजर्व बढ़ जाते हैं।
उसके ज़रिए से आप बहुत सी ये बातें बताने की भी जरूरत है हमारे नाज़रीन को कि जो ये पैसे आएंगे इससे रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो एक तो लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी फायदा होगा, पाकिस्तान हुकूमत को ये फायदा है कि उनको ये पैसे डॉलर्स में मिलेंगे जिसके अगेंस्ट वो रुपीस देकर बहुत सी मार्केट से लिए जा डॉलर में सकते हैं, मिलेंगे, बहुत सी यूरोज में मिलेंगे। अशिया के चीज़ों में मिलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे हम ये चीज़ सप्लाई करते हैं आपको, ये करते हैं, वो करते हैं, तो सारी चीज़ें होंगी, इससे एक एक्टिविटी जनरेट होगी। लेकिन कोई अगर ये ख्वाब देख रहा है कि इससे सारी मईशत हमारी सुधर जाएगी तो वो एक लंबा काम है। नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म में तो शायद ये हो जाएगा, लॉन्ग टर्म की आप जो बात कर रहे हैं 3 उसमें साल तो 10 से 5 साल तक अगर कोई अच्छी तरह डट कर जम कर काम करे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसियां खुद बना सकेंगे। वरना हमने तो स्टेट बैंक भी गिरवी रख दी है, ये वो कह दिया कि आईएमएफ वाले जो थे वो रजा बाकी साहब वो आईएमएफ से आए और वो स्टेट बैंक चलाते रहे नहीं, तो पाकिस्तान का। हमने तो अपने कानून साजी कर दी कि स्टेट बैंक में हम ये तब्दीली फलां फलां वो जी, इंडिपेंडेंट उसको कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट बनाया और इंडिपेंडेंट उसको चलाने के लिए आईएमएफ से एक बंदा ले आए ताकि 100% वो हाँ, आईएमएफ की बातों को फॉलो करे। और कानून बना दिया कि हम इसमें गवर्नमेंट इसमें इंटरव्यू नहीं करेगी। तो ये एक दुनिया के किसी मुल्क बड़े मुल्क में भी नहीं होता। उन्होंने बहुत टाइट किया हमें, और ये सोचने की बात है कि हमें टाइट क्यों किया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये एक चीज़ है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ वो कहते थे एशिया एशिया एशिया। तो एक दिन मैंने स्टडी किया, मैंने कहा कि ये क्या बात है कि आपका एशिया वियतनाम के उस तरफ खत्म हो जाता है। आप जरा वियतनाम से इधर, वो हम उसको एशियाई टाइगर कहते थे। वो सारी यूरोप की और अमेरिका की कॉलोनीज थी। ये जो बड़े मुल्क तरक्की किए हुए हैं वहाँ के, वो उनके लीडरशिप का कमाल थोड़ा बहुत तो होगा, हैंड पिक थे। लेकिन असल कमाल ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों में वो ऐसे मुल्क थे जहाँ लोकल सतह पर इंडस्ट्री को अब शिफ्ट होना था। जैसे चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए, और वो करने नहीं दे रहे। और ये मिडल ईस्ट जो सारे का सारा इतना पैसा है वहाँ, इतना पैसा है वहाँ, वहाँ सारे के सारी कंज्यूमर मार्केट बनाई हुई है। और हम साउथ एशिया है, ये इसकी पॉलिसियाँ डिफरेंट है। अब बांग्लादेश और तरह है, पाकिस्तान और तरह है, इंडिया और तरह है। ये स्ट्रेटेजिक उनके इशू बने हुए हैं। तो सब ये तो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इश्यूज के साथ साथ जो पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक इश्यूज बने हुए हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी सियासत है, उनका पिछले दिनों भी बयान आया हुआ था कि सियासी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही। आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के, असद उमर के जो काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है। आज उनकी एक ट्वीट भी आई हुई थी कि JIT जो बनाई थी उन पर हमले के ऊपर, उसको भी लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो ऐसा नहीं लगता कि खान साहब भी किसी तस्वीर की तरफ जाना चाहते हैं? वो तो एक हलचल, एक हिजान क्रिएट के रखना चाहते हैं किसी न किसी बात लेकिन JIT तो कुछ है ही नहीं। पहले आपने डेरा गाजी खां का आदमी लगा दिया, फिर गुजरात का लगा दिया, फिर लाहौर का पुराना अपना लॉयल बंदा लगा दिया। JIT ऐसी नहीं होती। इससे तो बेहतर था किसी थानेदार से आप इंक्वायरी करा लेते। अच्छी गैर जानदा लोग ये कानूनी तौर पर मुकदमा लड़ना चाहते नहीं, सियासी मुकदमा लड़े और सत्यानाश कर दिया। मुकदमा कुछ नहीं रहा, किसी के खिलाफ नहीं रहा। और बाकी जो बातें की जा रही हैं, बहुत सारी बातें, असेंबली तोड़ दो, असेंबली के करो, सब आर्ग्यूमेंट्स नजर नहीं आ गई आपको? लोग कहते थे कोई असेंबली नहीं टूटेगी, तारीख दी थी उन्होंने, नहीं टूटी ना। हम कहते ये नहीं टूटेंगी। इन सब के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है कहीं पे। हाँ, परवेज इलाही भी नहीं चाहता, शायद नून लीग भी नहीं चाहती, जरदारी तो फिलहाल चाहते नहीं है, और इमरान भी नहीं चाहते। अंदर से उसको मालूम है कि उसके कितने लोग उसके साथ हैं। वो एक अकड़ में, अना में अगर कुछ बात करता है, वो एक गर्म रखना चाहता है महाज। किसी ने कहा कि पॉजिटिव तौर पर कि जपटा पलट के जपना लहू गर्म रखने का एक बहाना। मैंने कहा अगला ही पढ़ दो कि परिंदों की दुनिया का दरवेश ये है कि शाही बनाता नहीं आशियाना। बनी गाला नहीं बनाता वो, जाति उमरा नहीं बनाता वो, बिलावल हाउस नहीं बनाता वो। हमारे लोग जो हैं, जो हमारी शान, किसी ने कहा था हमारे बहुत बड़े थिंकर ने कि हमारा माशरा बुर्जुआ काबिल कत्ल है, काबिल गर्दन जदनी है, किसी को कोट किया था। और हमारे यहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है। क्यों? हमारी बुनियाद दरवेशी और फ़क्र पर है। वो दरवेशी व फ़क्र जिसको हम अपनी शान समझते थे, वो तो ना हमारे सियासतदानों में है, ना हमारे किसी लीडर में नजर आती। सारे शाही बनाता नहीं आशियाना, ये तो सबने ऐसे ऐसे आशियाने बनाए हुए हैं। गरीब आदमी को लाइनों में लगना पड़ रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। और आप चले जाएं होटलों में, बड़े बड़े होटलों में, किसी भी होटल में चले जाएं आप, जिसका बिल अगर 3 आदमी बैठे हो तो 3000 या 5000 आएगा, वो भरे पड़े हैं। आपने कहा कि जी हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई। क्या इंडस्ट्री बढ़ी? आपने कारों को इजाजत दे दी, बैंकों ने कंज्यूमर बैंकिंग कारों के लिए खोल दी। लो लीज लीज लीज,
मैंने ऐसे देखा बंदा आज लीज ले रहा है कि यानी कि 2 दिनों के बाद इसकी कीमत जब बढ़ जाएगी तो बेच देंगे, तो भेज देंगे। ऑन पे लेते रहे गाड़ियां लोग, इतनी गाड़ियां। अच्छा, और मेरे साहब ये सारी गाड़ियां जो आप बात कर रहे हैं जो कारखाने लगे, ये सिर्फ गाड़ियों को मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रही, तो दोबारा पुर्जों को जोड़ते हैं, पुर्जे तो सारे बाहर से आ रहे हैं ना, डोमेस्टिक की यही तो कुछ बनाई नहीं, इंपोर्ट बिल बढ़ा आपका, उस पर टैक्स लगा आपका, उस पर टैक्स लगा आपका, हुकूमत खुश होती है वो इंपोर्ट टैक्स लेकर, गाड़ियां हुकूमत यहाँ सड़कों पे चलती हैं, उससे पेट्रोल का पैसा लगा आपका। आप इसको मसरूफ आप प्लानिंग करें। आप किसी ने प्लानिंग की है कि पाकिस्तान में जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी बैकबोन थी, हम भूखे नहीं मरते थे। दुनिया में कसाटदारी आई 2008 में, कसाट में कुछ दिनों आई नहीं, 1998 में भी आई थी, 98 में एशियन क्राइसिस शुरू हुआ। दुनिया में पाकिस्तान पे इम्पैक्ट नहीं था, क्यों नहीं था? बाकी चीजें ठीक है, रोटी हमें मिलती थी। अब तो मेरे सब उसके भी लाले पड़ गए, रोटी मिलती थी आपको, कपास आपकी हम पैदा करते थे, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज का 80% उससे आ जाता था। हम अपने पांव पे खड़े हुए थे उस जमाने के लिहाज से। साहब, लेकिन जहां हम इसमें ये गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और गवर्नमेंट को कहते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, वहां पे इंडस्ट्री का भी तो अपना कसूर है। एग्जांपल के तौर पे शुगर इंडस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे थे, वो जो है वो अपने गन्ने और खाद और इस किस्म की चीज़ें जो है वो अपने किसानों को खुद देते हैं। वो इंटरेस्ट लेते हैं कि उनमें कौन सी गन्ने की वैरायटी जो है वो लगाई जाएगी जिससे ज़्यादा शुगर निकल सकती होगी और वो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते होंगे। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि कॉटन जब नुकसान हुआ, कॉटन की फसल के ऊपर पेस्ट अटैक बहुत होता है, ये सब कुछ होता है, तो उसके अंदर जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं, उन्होंने उनकी तरफ से हमने नहीं कभी देखा कि उन्होंने भी कोशिश की हो कि अच्छे बीज मुतारफ़ कराए गए हों या किसान को कम से कम बताया गया हो कि भाई आप इस तरीके से ये वाला फाइबर जो है टाइप ऑफ कॉटन लगाएं जिसका इस किस्म का फाइबर निकले जो हम एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका नहीं ख्याल कि इसमें इंडस्ट्री का भी मसला है? इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा अपने उसके अंदर। पहले हमारा इंस्टीट्यूट था पास का, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में, उसने कई बड़े अच्छे काम किए। अब कहते हैं हमारी जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, वो उससे दावा किया था जफर अल्ताफ ने मेरे ही प्रोग्राम में कई साल पहले कि हमने ऐसा कपास का बीज ईजाद कर दिया जिससे इतनी कपास बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 साल तक फसल लेंगे, 3 साल क्या क्या, वो उसको नजरदारी से एक्सटेंशन देना चाह रहे थे। ये सारे दावे करते हैं, मौजूद भी हैं, हमने किया। हम देखें ना, अब तो एग्रीकल्चर में कई आ गई है, वर्टिकल आ गई और बहुत पानी कतरा कतरा बचाना आ गया। आप कुछ भी नहीं कर रहे। अपना जो चावल का बीज है बासमती, तो आपका खरीद कर इंडिया बेचता है, और इंडिया का वो कायनात के नाम से बीज था, कायनात, वो आप हम उगाते हैं, इंडिया का। उसके अलावा हम इंडिया का 1500 एक बीज है वो भी उगाते हैं, इंडिया से आता है, हम उसको उगाते हैं। मतलब आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया में माने हुए थे, यूथ रिसर्च इंस्टीट्यूट था फैसलाबाद पे, वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। दुनिया पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा पीएचडी उस यूनिवर्सिटी में थे। हमारा एक मौका कुछ भी नहीं। गंदम का बहरान पैदा हुआ, वो मैक्सी पाक जिसे कहते हैं, वो एक बेचारा था मैक्सिको से 9 एकड़ एक पैदावार होती थी हमारे यहाँ फी एकड़, उसने 40 एकड़ कर दी। बिल्कुल ऐसी अब भी 50 एकड़ तो कई जगह हमने वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद तो हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुई नहीं ना। हमें बहुत कुछ करना जी। देखे अब एक इलाका जी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो आजकल बहुत महंगी जमीन बिक रही है, 2 लाख रुपए एकड़ में। क्यों? उन्हें क्या, लोग प्याज बीज रहे हैं जी, वो ठेके के ऊपर। हाँ, ठेके पर प्याज क्यों बीज रहे हैं? प्याज जी 200 रुपए बहुत ज्यादा, वो लोग एक दूसरे की देखा देखी लगा रहे थे। अब फिर होगा, बाय द टाइम वो होगा, गलत इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो कीमतें दोबारा ड्रॉप हो जाएंगी, वो सड़ेगा और फिर आप भाग जाएंगे। हम प्लानिंग नहीं करते। टमाटर की फसल तो ऐसे आ जाती है ना जी, प्याज की फसल शायद 3 महीने की है, टमाटर की फसल शायद 6 महीने टमाटर उगते रहते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे है। हम परवाह नहीं करते कई चीजों की। वैसे देखिए ना, जो ज़राअत है उसके अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बड़ा शॉर्ट टर्म में नतीजा देना शुरू कर देगी। 1 साल या 1.5 साल के अरसे के अंदर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका पे बैक बनना शुरू हो जाएगा। तो आपके ख्याल में नहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करे और इसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दे? आपको प्लान करना पड़ेगा। पहले तो जैतून उगाया हुआ है आपने, ठीक है, आपने कहा था कि हम उगाएंगे, वो क्या होते हैं ये पाम ट्रीज जी, पाम ऑयल के लिए किया। सिंध की पट्टी, साहिली पट्टी पे आज से 15 साल पहले एक सिंध गवर्नमेंट ने लगाया और वो किसी छोटा सा एक सेटअप है भी मौजूद जहाँ पे पाम ऑयल वो तो आपको जबकि आप बिलियंस ऑफ डॉलर का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। आप कनोला के बीज आप शुरू हुए हैं, उन्होंने बलैती सरसों है। अब भाई आप प्लान करें, लोगों को गाइड करें, लोगों को एडवाइस करें, लोगों को उसके लिए इंसेंटिव दें,
साल 2 साल के अंदर आप एग्रीकल्चर के जोर पर आपका फॉरेन एक्सचेंज ही बच जाएगा और आप सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाए। जी थैंक यू मीर साहब। नाज़रीन, मीर साहब ने कल भी आपको एक इंपॉर्टेंट खबर दी थी हमारे प्रोग्राम के अंदर ही, जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जो सऊदी अरेबिया गए हैं उसके मुस्बत नताइज निकलेंगे और नतीजा सामने आ ही गया। सऊदी अरेबिया ने बताया है कि वो तकरीबन $10 बिलियन की पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट्स और स्टेट बैंक के पास रिजर्व में पैसे रखकर पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। तो मीर साहब जो हैं वो यकीनन उन्होंने आपको ये खबर कल ही दे दी थी हमारे प्रोग्राम में। और उसके अलावा आज उन्होंने जो बात की है एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करे और सही तरीके से टाइम अपना स्पेंड करें इसके अंदर और इसको पॉलिसीज़ की अच्छी बनाई जाए तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जो पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद दे सकता है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।